जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा आने वाले सीजीपीएससी एग्जाम को देखते हुए हमने पीवाईक्यू का सीरीज स्टार्ट किया है और उस पीवाईक्यू के सीरीज में हमने इंडिया का करंट अफेयर पूरा का पूरा कवर कर लिया है 2012 से लेकर 2015 तक। और साथ में हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू, और इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू में हमने पहला पार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में, जो कि था हमारा 2012 से लेकर 2014 तक का। तो उसमें हमने देख लिया था इन 3 सालों में किस तरीके के प्रश्न आए हैं और उसको कैसे डील करना है, और साथ में हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे थे, उन प्रश्नों से कैसे कॉन्सेप्ट डिराइव हो रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले। और आज हम दूसरी क्लास में देखेंगे 2015 से लेकर 2017 तक के पीवाईक्यू कि किस तरीके से 2015 से 2017 में क्वेश्चंस आए हैं और वो कैसे ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे 2024 में आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे, जिससे कि आपको हमारी आने वाली क्लासेस की जो जानकारी है वो समय पर मिल पाएगी और आप सभी क्लासेस समय पर देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद क्या है आपका, आपके जैसे पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। उसी तरह राज्य में आपका क्या होता है, एक होता है आपका विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, है ना। तो 2 हो जाते हैं आपके। तो उसमें क्या स्टेटमेंट दिए हैं देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यह बोल रहा है कि जो विधान परिषद है उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है। तो देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये क्या बोल रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकता। अगर ये स्थायी सदन है तो इसका कार्यकाल 6 वर्षों का कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ये 6 वर्षों का कार्यकाल जो है वो किसका होता है, वो होता है इनके मेंबर्स का, सदन के जो सदस्य हैं उनका 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, न कि सदन का। तो पहला आंसर आपका क्या है, गलत है। देख लो पहला गलत, तो पहला काट दो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दूसरा सही, या भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही। अगर वो परमानेंट सदन है तो उसको भंग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपके लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती है विधान परिषद, तो आप राज्यसभा को एज्यूम करोगे तो बहुत हद तक जो चीजें हैं आपको दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोल रहा है, 1/6 सदस्य जो है आपकी स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये 1/6 नहीं है, ये 1/3 है। तो आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो देखो चौथा किस में है, चौथा किसी में नहीं है, इसमें था, वो तो पहले ही कट गया। ठीक है, पांचवा क्या है, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये भी 1/6 नहीं है, आपका 1/3 है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा भी गलत हो जाएगा, ये पांचवा गलत हो गया। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य जो है आपके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। उपराज्यपाल इस सदन के सभापति होते हैं। ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल स्टेट है वहां पर उपराज्यपाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उपराज्यपाल कहां के होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है, जैसे दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, तो ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज है उनके उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल कैसे सदन के सभापति हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जैसे जिन जगह पर आपका विधान परिषद है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहां पर गवर्नर होता है, ना कि डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, तो आपका सातवां भी आपका गलत हो जाएगा, ये 7वां हो गया गलत। तो आपका एक ऑप्शन बचा सी, और आपका लास्ट क्या है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जैसा कि मैंने पहले ही ऑप्शन में बताया था कि 6 वर्षों का कार्यकाल किसका नहीं होता है, आपके सदन का नहीं होता है, सदन के सदस्यों का होता है। तो आपका सदन के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्षों का होता है। तो आपका लास्ट सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, मतलब
जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, किस आधार पर जुडिशियल रिव्यू है? तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली आपका कहां से लिया गया है ये आपको पहले जानना है, ठीक है। तो जितनी भी जुडिशरी से रिलेटेड चीजें हैं मोस्टली कहां से ली गई है, वो ली गई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो कहां से ली गई है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल रिव्यू है और भारत के संविधान का जुडिशियल रिव्यू है, दोनों में अंतर है। जो भारत के संविधान का जुडिशियल रिव्यू है वो चलता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, ठीक है। विधि ने जो भी प्रक्रिया आपकी स्थापित की है उससे चलता है हमारा जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम। लेकिन वहीं पे अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का जो सिस्टम चलता है वो चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये किसका है? अमेरिका का, यानी वैधिक प्रक्रिया से चलता है। और हमारा किससे चल रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। मतलब इसको ऐसे समझ लो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अगर कोई भी लॉ संविधान के अनुसार नहीं है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत, ठीक है। तो ये सिर्फ अगर संविधान में नहीं है तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जिस तरीके का प्रोसीजर लॉ में है अगर वो उसके अनुसार नहीं है तो वो लॉ क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो आपका जुडिशियल रिव्यू किसके अंदर आएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? अभी देखो, ये सवाल जब आया था 2015 में, तब ये क्या था आपका? एक अस्थायी और संक्रमणक उपबंध था, ठीक है, अ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो लेकिन अभी क्या है? अभी इस 370 आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। सिर्फ इसमें एक क्लॉज बाकी है, उसके सिवा पूरे के पूरे आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। ये कब खत्म किया गया? ये दिन था 5 अगस्त 2019, ठीक है। एक ऐसा समय भी था जब यह कहा जाता था कश्मीर के नेताओं के द्वारा कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। लेकिन आज स्थिति देखो, जिस लाल चौक पर कभी आतंकियों का कब्जा होता था उस लाल चौक पर आज 15 अगस्त और 26 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। उस लाल चौक पर तिरंगे की रोशनी से सराबोर होता है वो लाल चौक। उस लाल चौक पर आज आम सैलानी जा पा रहे हैं। जिस लाल चौक पर जाने से हर कोई डरता था, आज वो भला हो कि आर्टिकल 370 हट गया। जो कश्मीर को अपना हक नहीं मिल पाया था, कश्मीर में जो लॉज हमारे क्या क्या था आर्टिकल 370? आखिर आर्टिकल 370 कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसको ये पावर देता था कि भारत में कोई भी कानून है उसको कश्मीर में किस तरीके से लागू करना है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते थे। और ये धारा 370 के हटने से अब भारत में जो भी कानून होगा वो कश्मीर में सीधे लागू हो जाएगा, जिस तरीके से अन्य राज्यों में लागू होता है। तो पहले जो भारत का अंग होते हुए भी भारत से अलग फील करता था, जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी वो कश्मीर में बहुत ज्यादा थी। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि 2019 में धारा 370 हटाई गई और 2024 में ही चुनाव करवा दिए गए और चुनाव के बाद ही जो आतंकी गतिविधियां है वो काफी बढ़ गई है। तो सरकार को एटलीस्ट 5 साल और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कब्जे में रखना था कश्मीर को, तब जाके थोड़ी ग्राउंड की सिचुएशन और बेटर हो जाती। क्योंकि जैसे ही वहां की जो स्थानीय सरकार आई फिर से आतंकी हमले बढ़ने चालू हो गए। तो इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यह आर्टिकल 370 जो है देश के माथे पर एक कलंक की तरह था जो कि अब हटाया जा चुका है। और यह बहुत ही बड़ा कदम था जिसने कश्मीर को सच में भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया। अभिन्न अंग तो था ही, लेकिन एकदम फॉर्मल रूप में कि आप अब कोई भी जाके वहां पे घर ले सक रहा है। तो ये वाली जो चीज थी ना, एक मीम भी बन रहा था उस टाइम पे, तो वो चीज है। अगला सवाल देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? ठीक है, तो ये कौन सा
अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, विधेयक पर अनुमति। ये क्या है? एशन टू बिल। तो विधेयक पर अनुमति जो है राज्यपाल की जो शक्तियां है उसमें 3-4 प्रकार की शक्ति जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 166 क्या है? राज्य की सरकार के कार्य संचालन, इसको बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये आर्टिकल 77 जो है वो पार्लियामेंट में उसी तरीके का काम आता है, ठीक है। अनुच्छेद 239 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों में किस तरीके का प्रशासन होगा, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें किस तरीके का प्रशासन होगा, ये कौन सा बता रहा है? आपका आर्टिकल 239 बता रहा है। आर्टिकल 240 क्या बता रहा है? कि कुछ जो संघ राज्य क्षेत्र है उसकी जो नियम बनाने की शक्ति है वो सीधे राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। देखते हैं ना, कुछ प्रोविजंस है वो सीधे राष्ट्रपति बनाते हैं। कुछ जो आपके नागा क्षेत्र है, ये वाली जो एरियाज है उस पर पूरा का पूरा राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है कि कोई कानून बनाया बट उस पर राष्ट्रपति मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 340 के तहत होता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसका डिटेल की। कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास आ रहा है अप्रूव होने के लिए तो वो किस तरीके से ये बिल को, आपका 3 से 4 प्रोसीजर है, ठीक है। मान लो कि ये बिल है, अब बिल आया है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास है 3 ऑप्शन, नहीं 4 ऑप्शन है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है कि वो अनुमति दे दे, अनुमति दे दे, ठीक है। अनुमति दे देगा तो ये बिल जो था वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा? मना कर दे, ठीक है। जब मना कर देगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो बिल जो है वो हो जाएगा रद्द, बिल हो जाएगा रद्द। अब तीसरा जो ऑप्शन है ये है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, मतलब पुनर्विचार के लिए, ठीक है। अब जब पुनर्विचार के लिए भेजेंगे बिल को तब क्या ऑप्शन होगा? अगर सदन फिर से बिल को पास करती है तब आपके राज्यपाल को इस बिल को अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो अगर सेकेंड टाइम बिल आता है तो अनुमति देनी पड़ेगी, ठीक है, अनुमति देनी पड़ेगी। अब उसके बाद देखो, अब लास्ट वाला ऑप्शन जो है, क्या कर सकते हैं? बिल को राष्ट्रपति के लिए आप रख सकते हो, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तब राष्ट्रपति के लिए रखोगे तो राष्ट्रपति के सामने भी 3 ऑप्शन हैं, वही 3 ऑप्शन की अनुमति दे दे तो ये क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा, ठीक है। मना कर दे तो रद्द हो जाएगा, तो रद्द हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार। तो पुनर्विचार में जैसे कि इस जगह पे क्या था कि अगर सदन जो है फिर से बिल को पास करता है तो अनुमति देनी ही पड़ेगी, लेकिन यहां पर सेकेंड टाइम भी अगर बिल पास हो रहा है तो राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति दे और चाहे तो ना दे। तो यह है कि जो विधानसभा है या विधान परिषद है इसके पास राज्यपाल के आपके एसेंट को तो आप वो ओवर रूल कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति ने अगर मना कर दिया, ये बोल दिया कि आप रिकंसिडर करिए, तो अगर वो चाहे तो उसको मना कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी चीजें सेम है, ऑलमोस्ट सेम है कि हाँ अनुमति दे दे, अनुमति ना दे या फिर रिकंसिडर करे, लेकिन सेकेंड टाइम पे यहां पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वहां पे आपको कोई गारंटी नहीं है। आपको मना करना है तो मना करिए, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसी को हमने देखा कि अनुच्छेद 206 में राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकते हैं। अब देखो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे आपके वाई.वी. रेड्डी। लेकिन अभी 14वें वित्त आयोग से आपको क्या करना, आपको अभी काम है 16वें वित्त आयोग से। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमने हमारे करंट अफेयर के क्लास में भी देखा था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे, और पीवाईक्यूज में भी देखा था। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। ये कौन है? अरविंद परगनिया। अरविंद पनगरिया, अरविंद पनगरिया, ठीक है। ये कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है जैसे 14वां पूछा गया है वैसे 16वां भी पूछा जा सकता है। अब देखो वित्त आयोग आया, तो वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आखिर फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अर्थ यह है कि संविधान में उस बॉडी के लिए, किसी भी चीज के लिए आर्टिकल दिया होगा, संविधान में उसका जिक्र होगा। जिस चीज का संविधान में जिक्र है आर्टिकल के साथ, मतलब वो क्या है? संवैधानिक बॉडी है। तो संवैधानिक बॉडी का मतलब ये आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 280, ठीक है। आर्टिकल क्या है? 280। अब फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं टोटल 5। 1 + 4 का कॉम्बिनेशन है। 1 होता है चेयरमैन और 4 क्या होते हैं? आपके सदस्य होते हैं। तो 1 + 4 का आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये बोल रहा हूं कि रीअपॉइंटमेंट होता है कि नहीं होता है? तो रीअपॉइंटमेंट होता है। फिर से इन्हीं लोगों को आपका फाइनेंस कमीशन में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट किसको देते हैं? जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है? ये दी जाती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और प्रेसिडेंट हैंड ओवर करते हैं किसको? पार्लियामेंट को, सांसद को, संसद को, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति से सांसद तक आता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये भी देख लेते हैं कि ये तो हो गया रिपोर्ट। अगर इनकी एडवाइस जो होती है, ये जो सलाह देते हैं, क्या ये सलाह मानना जरूरी है सरकार के ऊपर? तो देखो सलाह नॉट बाइंडिंग, मतलब सलाह मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। सलाह मानना आपका क्या है? जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी पे और क्या क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके बेसिकली 4 क्वालिफिकेशन है। एक तो हाई कोर्ट का जज हो, या फिर जज बनने क्या क्वालिफिकेशन हो। जैसे हमने देखा था ना, एडवोकेट जनरल के लिए क्या चाहिए था? या तो एससी का जज का क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो जज हो एससी का, या तो जज का क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हाई कोर्ट का जज हो या फिर क्वालिफिकेशन हो, है ना। और दूसरा क्या है? भारत सरकार के वित्त मामलों का जानकार हो, जानकार हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, ये सब राष्ट्रपति की नजर में अगर कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो तब भी क्या हो सकता है कि इसको लिया जा सकता है। इसको वित्त मामलों में अनुभव हो, ठीक है। वित्त मामलों में अनुभव हो तब भी आप मान सकते हो कि इनको लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो इनका काम क्या है। फाइनेंस कमीशन का बेसिकली काम क्या है कि जो टैक्स आते हैं उसको केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में बांटने का जो काम है वो कौन करेगा? आपका फाइनेंस कमीशन करेगा,
ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन का ये रोल हो जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया इसका आंसर क्या था, वाईवी रेड्डी, और अभी का आंसर हो जाएगा अरविंद पनगरिया। अब अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में से एकात्मक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम? देखो, भारत का जो संविधान है वो इस तरीके से बना है कि कुछ जो तत्व है उसमें वो यूनिटरी है और कुछ जो तत्व है वो फेडरल है ना। तो जो यूनिटरी तत्व है उसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो सेंटर को ज्यादा पावर देती है, वो आपको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो आपको सेंटर को ज्यादा पावर नहीं देगी, ये तो नीचे के तत्व को ज्यादा पावर दे रही है, मतलब ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख लो जिसमें एक होगा, काट दो। ठीक है, कट गया। राज्यपालों की नियुक्ति, अब देखो राज्यपालों की नियुक्ति क्या होता है कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में विवाद है। किस जगह पर सुनते हैं? जहां पर जो केंद्र है और राज्य है दोनों में अलग पार्टी की सरकारें हैं। मतलब क्या हो रहा है, राज्य की चुनी हुई सरकार पर भी केंद्र की सरकार जो है वो कुछ ना कुछ नियंत्रण कर रही है। तो ये क्या हुआ, ये यूनिटरी शक्ति हुई, यूनिटरी पावर हुआ, मतलब ये आ जाएगा सही। ठीक है, अब दूसरा देखो, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। अगर समान प्रतिनिधित्व होता तो सारे राज्य बराबर होते, लेकिन असमान प्रतिनिधित्व होने के कारण ये एक तरीके का सेंटर के वो ज्यादा फेवर वाला चीज हो गया। सेंटर अपनी मर्जी से असमान प्रतिनिधित्व दे दिया, तो ये भी सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोचन, ठीक है, या जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। जुडिशियल रिव्यू एक स्टेट भी ले सकता है सेंटर के खिलाफ कुछ केस करके कि सेंटर मेरे जो हक है उसको मार रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा आपका। अखिल भारतीय सेवाएं, जो अखिल भारतीय जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या है, वो आपके केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और कहां जाकर काम करते हैं, राज्यों में जाकर काम करते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक यूनिटरी एलिमेंट हुआ। ठीक है, आपका एकात्मक तत्व हुआ। तो ये ठीक है, तो ये देखो चौथा जो था, चौथा जिसमें आएगा उसको कट करते हैं, चौथा कट किए। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी बाइकैमरल लेजिस्लेशन, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो आपका छठा भी कट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एकात्मक वाले चीज के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझ लेना एकात्मक से मतलब क्या है कि केंद्र के हाथ में जब ज्यादा शक्ति आएगी तो वो एकात्मक वाली चीज है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इस नहीं वाले शब्द को आपको हमेशा से अच्छे से हाईलाइट करना है, क्योंकि क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो है नहीं है, इस वाली चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा जब भी एग्जाम आ रहा है, आपका एग्जाम में पेपर दे रहे हो, नहीं को गोला मार लो। राजदूतों की नियुक्ति, क्या ये मंत्री परिषद के सलाह के बिना हो सकती है? चुनी हुई सरकार का ही एकाधिकार है इसमें, तो नहीं हो सकती है। विधेयकों पर स्वीकृति देना, अब देखो विधेयकों पर स्वीकृति देना, मान लो कोई संसद में कोई बिल आया है, अब उस बिल पर अगर राष्ट्रपति मना कर रहा है, केंद्र सरकार ही तो बिल लाई है, राष्ट्रपति मना कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति स्वयं के विवेक का पालन कर रहा है, या फिर राष्ट्रपति ये कह रहा है, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि आप रिकंसिडर करिए अपने डिसीजन को, है ना, रिकंसिडर करिए अपने डिसीजन को। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये समझ में आ रहा है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का पालन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपने विवेक का पालन कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ठीक है, ये समझ में नहीं आने वाला है ये लैंग्वेज। ये देखो पॉकेट वीटो किसे कहते हैं, बेसिक सी बात है, पॉकेट वीटो की बात हो रही है। तो ये क्या था, हमारे
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी ने इस चीज का अधिकार किया था, अधिकार का प्रयोग किया था। इसको देख लेते हैं पहले कि ये वीटो क्या होते हैं। वीटो का मतलब बेसिकली होता है मना करना, लटकाना। ठीक है, तो अब वीटो जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के वीटो होते हैं। तो देखते हैं 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला वीटो है एब्सोल्यूट वीटो, है ना। एब्सोल्यूट वीटो है, तो एब्सोल्यूट वीटो को और क्या बोलते हैं, अत्यांतिक। अत्यांतिक, ठीक है, अत्यांतिक कहते हैं इसको। एब्सोल्यूट वीटो को आप क्या कहोगे, अत्यांतिक कहोगे। उसके बाद दूसरा है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, ये जो क्वालिफाइड वीटो है ना, ये हमारे यहां नहीं है। ठीक है, क्वालिफाइड क्या हो जाएगा, विशेषित। विशेषित, विशेषित, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो, तो सस्पेंशन वीटो को आप हिंदी में क्या बोलोगे, सस्पेंशन वीटो को कहोगे निलंबनकारी। निलंबन कर दिया गया, निलंबनकारी। ठीक है, हो जाएगा सस्पेंशन वीटो। उसके बाद आ जाता है आपका पॉकेट वीटो, चौथा। इसको पॉकेट वीटो कहना ही सही है। जेबी क्या लिखा हुआ था, जेबी निषेधाधिकारी। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट वीटो है इसका मतलब होता है सीधे सीधे आपने मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब हो गया सीधे मना कर दिया। उसके बाद आपका हो जाता है, आपका क्या आ जाता है, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का मतलब है कि आप हायर मेजोरिटी से, हायर मेजोरिटी से इसको ओवर रूल कर दोगे। मतलब जितना बहुमत आपने, मान लो कि 200 में से आपको मिला था 110 वोट, आप अगर 150 वोट लेकर आओगे तो इसको ओवर रूल कर सकते हो। तो हायर मेजोरिटी से ओवर रूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है आपका, निलंबनकारी, सस्पेंशन वाला। तो सस्पेंशन जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि रिकंसिडर करने के लिए भेजते हैं, तो जब सेकेंड बार कोई बिल आता है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो ये क्या है, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से ओवर रूल, सिंपल मेजोरिटी से ओवर रूल। ठीक है, अब पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि जेब में लेके बैठ जाना। नाम ही बोल रहा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सीधा अर्थ है कि आप क्या कर रहे हो कि बिल है, बिल को पॉकेट में लेकर बैठ गए हो। आप उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हो कि मुझे पास करना है, मुझे पास नहीं करना है ना। हमारे यहां क्या है, टाइमलाइन नहीं है कि राष्ट्रपति कब अपना डिसीजन देंगे, तो राष्ट्रपति डिसीजन ही नहीं दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉकेट वीटो। इसके लिए इसका नाम पॉकेट वीटो है कि पॉकेट में लेके बैठ गए हो। जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है, टाइमलाइन है, एक सर्टेन टाइमलाइन तक ही आप इसका यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, पॉकेट में लेके बैठ जाना है। ठीक है, इसको समझ गए कि पॉकेट वीटो क्या होता है। अब ये किसने यूज किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने। कब यूज किया था, जब राजीव गांधी जी ने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया था। ठीक है, ये फ्रीडम, जो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था। ठीक है, तो उसको कर्ब करता था, फ्रीडम ऑफ प्रेस को। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब करता था। इसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रपति जी को लगा कि ये देश के लिए सही नहीं होगा, और इसलिए वो पॉकेट वीटो लेके बैठ गया उसमें। ठीक है, तो इसका क्या था, ज्ञानी जैल सिंह। अगला सवाल देखो, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। इस सवाल में जवाब छुपा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, कहां पर, लोकसभा में।
तो लोकसभा में किसकी अनुमति की जरूरत होती है? लोकसभा के चेयरमैन की, मतलब स्पीकर की, है ना। किसकी अनुमति की जरूरत है? स्पीकर की। प्रधानमंत्री वहां पे सिर्फ सदन के नेता है, नेता विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है, न्यायालय का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सदन के अंदर है तो सदन के अंदर सर्वे सर्वा कौन है? सदन के स्पीकर है, सदन के चेयरमैन है, सदन के सभापति हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जानने वाली सभी नस्तियों किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो जो भी चीजें हैं मंत्रिमंडल को जाती है वो किसके माध्यम से जाएगी? वो जाती है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। ठीक है, जितनी भी फाइल्स है वो किसके माध्यम से जाएगी? आपकी चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव के माध्यम से। तो ये क्या वन लाइनर क्वेश्चन है? तो इसमें जैसे मुझे पता भी नहीं है, मान लो मुझे नहीं पता है, तो क्या क्या दिया? विभागीय सचिव, उप सचिव, अपर सचिव। तो मेन जो है, जब तक मेन जो सचिव साइन नहीं करेंगे, मुख्य सचिव, तब तक वो फाइल आगे नहीं बढ़ने वाली। धीरे धीरे तो बाकी सारे लोग साइन कर रहे हैं, बट मंत्री को जाने से पहले लास्ट फाइनल सिग्नेचर होगा मुख्य सचिव का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह हम सब ने देखा है, उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह हम सब ने देखा है, प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हम सब ने देखा है, लेकिन कभी लोकसभा स्पीकर का शपथ ग्रहण समारोह देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि संविधान में लोकसभा स्पीकर के शपथ का कोई जिक्र ही नहीं है। लोकसभा स्पीकर सिर्फ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेते हैं, ना कि एज अ स्पीकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्पीकर आ जाएगा यहां पर। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? ठीक है, तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? यह आर्टिकल है 310। आर्टिकल 310 क्या कहता है? यह कहता है कि जो भी सेंट्रल सर्विसेज में है, डिफेंस सर्विसेज में है, वो लोग प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करते हैं, उनके प्रसाद के सिद्धांत पर डिपेंड करते हैं कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो जॉब में है, जिस दिन चाहे उनको जॉब से निकाला जा सकता है ना। मेनली डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, ये सारी आपकी इसके अंदर आएगी। अगला सवाल देखो, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? अब देखो, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति 5 प्रकार की होती है, और ये आपका आता है आर्टिकल 72 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 72 आपको 5 प्रकार की शक्तियां देता है। पहला क्या है? क्षमा। ठीक है, यानी पार्डन। तो इसका क्या मतलब है? इसको सीधा समझो, ज्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं समझना है, कि अगर आपको मृत्यु दंड भी दिया गया है तो इसमें सीधे रिलीज हो जाता है, कि आप जेल से सीधे घर जाओगे। जेल से घर मतलब आपकी पूरी सजा इसमें माफ हो सकती है। इसमें मृत्यु दंड की सजा भी माफ हो सकती है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका हो जाता है क्षमा। क्षमा के बाद आपका क्या आ जाएगा? क्षमा के बाद आपका आ जाएगा कि लघुकरण। लघुकरण, ठीक है। लघुकरण से मतलब यह है कि टाइम, जो प्रकृति है किसी सजा की, उसको कम कर दिया जाए। जैसे मृत्युदंड की सजा है, मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। अगर आजीवन कारावास में बदल दिया गया मृत्युदंड की सजा को, तो क्या हो जाएगा? यह सजा की प्रकृति में बदलाव कर लेंगे, और सजा की प्रकृति में बदलाव करते ही आपका क्या हो जाएगा? सजा की जो नेचर है, आपका क्या था? मृत्युदंड था, वो आजीवन कारावास में बदल गया, तो ये सजा कम हो गया उसका। ठीक है, ये भी किया जा सकता है किस वाले में? लघुकरण। लघुकरण का मतलब है छोटा करना। ठीक है, तीसरा है परिहार। अब परिहार में क्या है?
सजा तो वही रहेगी। मान लो कि कठोर कारावास की सजा है, कठोर कारावास की सजा, तो पहले सजा थी 10 साल की, अब ये परिहार के कारण सजा हो जाएगी 5 साल की। ठीक है, पहले सजा कितनी थी? 10 साल की, और प्रकृति सेम रहेगा। उसके ऊपर वाले में लघुकरण में प्रकृति बदल जा रहा था, यहां पे प्रकृति नहीं बदल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चौथा आ जाएगा विराम। चौथा आपका जाएगा विराम। तो विराम में क्या होगा? कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में, कुछ विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में क्या होता है? सजा को कम किया जाता है। विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है? जैसे कोई गर्भवती है, ठीक है, तो सजा को कम कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विराम का सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद फिर पांचवा है प्रविलंबन। प्रविलंबन, तो प्रविलंबन क्या होता है आपका? प्रविलंबन बेसिकली क्या बताता है आपको कि अगर कोई, जैसे मान लो कि क्षमा की याचना दी जा रही है, तो उसके कारण, किसी इस टाइप के कारण सजा पर अस्थायी रोक, अस्थायी रोक। ठीक है, सजा पर क्या हो जाता है? अस्थायी रोक हो जाता है। और अगर फिर से सजा मिल जाती है तो कुछ, अगर सजा में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो फिर वो फिर से सजा कंटिन्यू हो जाती है। तो ये 5 जो प्रकार है वो आपके क्या है? आपके क्षमा के प्रकार हैं। तो आपका क्या है? क्षमा यानी पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रेप्राइव, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। ठीक है, इसमें रोक नहीं आएगा, निरंतरण नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा? कौन सा नहीं है? ठीक है, नहीं है। छठा और सातवां, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल देखो। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इसमें। ये फिर से, जैसे कि मैंने बोला था, फंडामेंटल राइट का जब भी वायलेशन होगा तो एक आर्टिकल आपको याद आएगा, वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ठीक है, जैसे कि पहला है हेबस कॉर्पस, ये आर्टिकल 32 है पूरा। पहला आर्टिकल क्या है आपका? हेबस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये क्या है? हेबस कॉर्पस, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी एक, जय भीम, वहां पर क्या होता है? अगर आपको इलीगली डिटेन कर लिया जाता है, अभी क्या है कानून में, क्या प्रोविजन है कि किसी को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। 24 घंटे के बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और अगर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपको क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो हेबस कॉर्पस का पिटीशन लगाकर। और देखो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर मुझे बंदी बनाया गया तो मैं तो पिटीशन नहीं लगा सकता हूं, तो मेरे जो जानने वाले, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे सगे संबंधी क्या कर सकते हैं? पिटीशन लगा सकते हैं, रिट पिटीशन लगा सकते हैं हेबस कॉर्पस का, कि इस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है, इलीगली डिटेन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षार्पण, हमें शरीर चाहिए, तो को प्रस्तुत किया जाए। इसका उत्तर होता है तो ए का 4, ए का 4। ठीक है, परमादेश या मैंडेमस, इसका मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, जैसे कोई अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो हायर अथॉरिटीज जो है या फिर हायर कोर्ट्स जो है, लोअर कोर्ट्स को ये आदेश देंगे कि आप अपना काम सही से करिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। तो बी का आ जाएगा 3, बी का 3। अब हम बैठ गए हैं 2 ऑप्शन में, है ना, 2 ऑप्शन में हमारे पहुंच गए। अब तीसरा क्या है? तीसरा है आपका प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, यानी रोकना। ठीक है, जैसे क्या होता है कि लोअर जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से अगर ज्यादा जा रही है तो उसे जो हायर जुडिशरी है वो अपने हाथ में रखकर रोकती है और बोलती है कि ये मेरा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय को लेख या
रिट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को रिट दिया जा रहा है यहां पर लोअर कोर्ट को कि आप अपने दायरे पे ही रहकर काम कीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका प्रतिषेध सी का 5, सी का 5 दोनों ही है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है उत्प्रेषण या सैल्यूटरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके कोई और भी कोर्ट जो है, हायर कोर्ट जो है, आप नीचे कोर्ट फैसला दे चुका है बट हायर कोर्ट चाहता है उस पर सुनवाई करना, तो सुनवाई करना चाह रहा है तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेगा वहां से। तो इंफॉर्मेशन लेगा तो क्या आ जाएगा, पूर्णता सूचित कीजिए। तो डी का 1, डी का 1, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ई का बच जाएगा 2, तो अधिकार परीक्षा ये हो जाएगा किस अधिकार से, तो देखो अधिकार, अधिकार। ठीक है, क्यू वारंटो का आ जाएगा बाय व्हाट ऑथोरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा राइमिंग के साथ, थोड़े से मीनिंग के साथ आप इस आर्टिकल 32 को अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आर्टिकल 32 है उसी तरीके से आर्टिकल 226 आपको पावर देता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 आपको पावर देगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, सही नहीं है, देखते हैं क्या सही नहीं है, किस बारे में बात हो रही है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। जो धन विधेयक है वो क्या है, वित्त विधेयक, इसकी बात हो रही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, एक में बोल रहा है होता है, दूसरा ऑपोजिट नहीं होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा से में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो नहीं वाले ऑप्शन को बताना है, तो एक बार वित्त विधेयक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल। अब ये फाइनेंशियल बिल 3 प्रकार के हैं आपके। एक होता है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंशियल बिल 1 और तीसरा है फाइनेंशियल बिल 2। तो यहां पर जिस चीज की बात हो रही है ना, वो फाइनेंशियल बिल 1 की बात हो रही है। ये है आर्टिकल 110, ये है आर्टिकल 117 क्लॉज 1, यह आर्टिकल 117 क्लॉज 3। तो जब भी फाइनेंशियल बिल की बात की जाए या वित्त विधेयक की बात की जाए तो आपको क्या समझना है, यहां पर आर्टिकल 117(1) या फाइनेंशियल बिल 1। ठीक है, तो अब ये फाइनेंशियल बिल 1 जो है, इसकी क्या खासियत है, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति महोदय की, राष्ट्रपति की क्या चाहिए आपको, पूर्व हस्ताक्षर चाहिए प्रस्तुत करने से पहले। ठीक है, हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, राज्यसभा इसको, राज्यसभा इसको क्या क्या कर सकता है, इसको अमेंड कर सकता है, अप्रूव कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, जब रिजेक्ट करेगा तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, ज्वाइंट सिटिंग का ऑप्शन आएगा। ज्वाइंट सिटिंग भी हो सकता है। अब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑप्शंस हैं, या तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, एसेंट दे दे, या मना कर दे, या रिकंसिडर करवा दे। तीनों ऑप्शन क्या है आपके प्रेसिडेंट के पास मौजूद होते हैं। ये फाइनेंशियल बिल 1 की बात हुई। अब जब फाइनेंशियल बिल 2 की बात करते हैं, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। फाइनेंस बिल 2 में आपका पहला है कि ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति के पहले से पूर्व हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस राष्ट्रपति ने इसको रिकमेंड किया हो। ठीक है,
और बाकी जितनी भी कंडीशंस है फाइनेंशियल बिल 1 की और फाइनेंशियल बिल 2 की सेम है। बस यही है कि ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश हो सकता है, ये नहीं पेश हो सकता, इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर चाहिए और इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका जो फाइनेंस बिल है, जो पहला स्टेटमेंट था कि जो मनी बिल होता है वो क्या होता है, धन विधेयक जो होता है वो फाइनेंस बिल होता है। हाँ, धन विधेयक जो है वित्त विधेयक है, लेकिन हर एक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। एक वित्त विधेयक धन विधेयक है लेकिन बाकी दो नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपका पहला सही है, दूसरा सही है। अब वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह भी सही बात है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर हो तो यह भी सही बात है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन के लिए रोक कर रख सकती नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकती, यह भी गलत बात है। राज्यसभा वित्त विधेयक से संशोधित कर सकती है, अमेंड कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, सही बात है। तो कौन कौन सा गलत है, पांचवा और छठा गलत है। ये पांचवा और छठा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है अगला सवाल। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। क्या हुआ था, जब वीवी गिरि राष्ट्रपति बने थे तो उन पर एक स्कैम का आरोप लगा था कि ये गलत तरीके से राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ये कौन थे, वीवी गिरि जी थे। वीवी गिरि जी 69 से लेकर 74 तक भारत के राष्ट्रपति थे और ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चौथे राष्ट्रपति थे, क्रम इनका पांचवा है लेकिन नंबर इनका चौथा है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो ये हो गया। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था। ठीक है, ये वही लोकसभा है जिसने इस देश के संविधान में एक काला इतिहास लिख दिया। इस देश के संविधान में वो काला अध्याय लिख दिया जो इस देश के संविधान से कभी हटाया नहीं जा सकता। कौन सा काला अध्याय लिखा, इमरजेंसी का। और इमरजेंसी के कारण ही इस सदन का जो कार्यकाल है उसको 2 बार बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये आपकी 5वीं लोकसभा थी, ये 1971 से लेकर 1977 तक चली थी। और अगर अप्रोक्सीमेट बात की जाए कितने दिन तक चली थी, तो 5 साल 10 महीने और 6 दिन तक। ठीक है, तो देखो कल भी हमने बात की थी इमरजेंसी वाले प्रोविजन की। इमरजेंसी वाले प्रोविजन से क्या आया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था। आज भी इमरजेंसी का जिक्र हो रहा है कि इमरजेंसी में कौन सी लोकसभा का एक्सटेंशन हुआ था। तो इमरजेंसी जो है इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे राष्ट्रपति तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पार्लियामेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये इमरजेंसी भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, अगला देखो। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया है। किस अनुच्छेद में आया है, आर्टिकल 233 में। जिला न्यायाधीश शब्द आर्टिकल 233 है। अब ये जिला न्यायाधीश जिला सत्र न्यायाधीश भी हो सकता है, ठीक है, और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी हो सकता है। ऐसे जितने भी प्रकार के जिले में न्यायाधीश बैठते हैं सबका जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 233 ही डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 233 अपने अंदर न जाने कितने डेफिनेशन को समाहित करके बैठा है। तो अब देखो आर्टिकल 230 जो दिया है वो क्या कहता है कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का यूटी तक विस्तार। जैसे कि आपका कलकत्ता का हाई कोर्ट है ना, इसके लिए क्या का एग्जांपल है, कलकत्ता का हाई कोर्ट जो है वो आपका वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान एंड निकोबार इन दोनों को कैटर करता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका
अनुच्छेद 231 क्या कहता है? 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? एक तो हो गया मुंबई। मुंबई क्या है आपका? 2 से अधिक राज्यों में। एक तो हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया आपका गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। ठीक है, और क्या है? गुवाहाटी वाला। गुवाहाटी वाले में क्या है? आसाम। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, और एक मणिपुर या मिजोरम है। मणिपुर या मिजोरम है। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, मणिपुर या मिजोरम। तो ये 4 स्टेट आते हैं इसमें, और यहां पे 2 स्टेट आ रहे हैं। तो ये पावर किससे मिल रहा है? आर्टिकल 231 से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? है ना? इफ बजट इज डिस्क्लोज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट विल हैपन? क्या होगा? वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। क्योंकि देखो, जैसे ही बजट बनने का स्टार्टिंग होता है ना, तो हलवा सेरेमनी होती है। वहां पे जितने ऑफिसर्स होते हैं वो सब वहां पे रहते हैं, और जितना भी दिन उसमें लगता है वो सब वहां से नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वित्त मंत्री की है, कि उसकी सीक्रेसी मेंटेन रखे, उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखे, डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए वो। नहीं तो क्या हो जाएगा? आपको लग रहा है कि कौन सी बड़ी बात है? जो शेयर मार्केट का खेल है ना, जिन लोगों को पता होगा कि इस बार बजट में रेलवे को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो लोग पहले से सस्ते दामों पे रेलवे के सारे स्टॉक्स उठा लेंगे। और जिन्हें पता होगा कि इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे कम पैसा मिल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जितने शेयर है सबको बेच दिया जाएगा कि वो गिरने वाला है। तो इससे क्या होगा? जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, जो रिटेल बायर्स हैं, है ना? ऐसे ही पता चल रहा है प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी लोग ज्यादा खरीद लेंगे, जो रियल एस्टेट बायर्स है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाई आर द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट? बिकॉज क्यों? क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। या प्रजातांत्रिक होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये रीजन नहीं है इसका। ये ठीक है प्रजातांत्रिक है, लेकिन ये रीजन नहीं है। या लोक कल्याणकारी होता है? क्या फंडामेंटल राइट लोक कल्याणकारी होता है? नहीं। डीपीएसपी, आपका डीपीएसपी क्या कहलाता है? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए मार्गदर्शन करता है। उसके बाद क्या है? या व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए इसको फंडामेंटल कहा जा रहा है, कि व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जो मूल अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू लिबर्टी है, आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू मूव है, राइट टू असेंबली है, राइट टू प्रोफेशन है। तो इंसान के जो मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है व्यक्तित्व के लिए। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकता, इसीलिए और ही फंडामेंटल है ये। ठीक है, तो ये 3 रीजन हो जाएगा, 1, 4 और 5। एक तो ठीक है, सब में एक है, 4 और ये 5, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बाइफरकेट करते हुए चलना है आपको। जब आप बाइफरकेट करते हुए चलोगे तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच जाओगे। अगला सवाल, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? कल भी हमने पहला क्वेश्चन 2012 का पहला क्वेश्चन था संविधान संशोधन। आज का भी पहला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, आज भी संविधान संशोधन से प्रश्न पूछे हुए। कल हमने देखा था संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। आर्टिकल 368 जो है वो 2 प्रकार में लगता है। एक लगता है स्पेशल मेजोरिटी, और दूसरा लगता है स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ स्टेट। और सिंपल मेजोरिटी वाले में संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। यहां पर देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है। ठीक है, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये तो आना ही है। ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर
तो दो ऑप्शन जहां पे दिखे कट कर दो, दो 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 दो, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी आना ही है, तो तीन जहां पे दिखे कट कर दो, तीन दिखा कट कर दिए। राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति की योग्यता, ये सब तो हाँ ठीक है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल ये भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, फेडरल सिस्टम में मैंने बताया था कि ये आएगा ही आर्टिकल 368 के अंदर, तो ये भी जहां पे 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है उसको कट करना है, ये 7 दिख रहा है इसको कट कर दिए, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसको भी कट करना है। तो आपका क्या हो जाएगा 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो 368 में आएगी, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, राष्ट्रपति के पद की शर्तें हो गई, राष्ट्रपति की योग्यता हो गई, ये पूरी चीज क्या कर सकते हो आप नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी चीजें 368 में आएगी, नहीं, राष्ट्रपति की जो नॉर्मल चीजें है उसको हम अमेंड कर सकते हैं विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? अगेन स्वविवेकी शक्ति की बात हो रही है, फिर से इसमें क्या करोगे, जो स्वविवेकी शक्ति नहीं है उसको सबसे पहले काट दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले काट दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ठीक है, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है। संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद का अधिवेशन जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं तब बुलाया जाता है, तो इसको काटो, और दो यहां पे भी है, ये दो है, ये दो है, कट गया, ठीक है। उसके बाद किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में वापस भेजना, ये सही बात है, ठीक है। तो यहां पर भी 3 है, 3, ठीक है, इसमें भी 2 है, तो ये सी ऑप्शन आपका, नहीं सॉरी 3 इसमें भी है, ठीक है। मंत्री परिषद की सदस्यों की नियुक्ति, तो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति होता है प्रधानमंत्री के जिम्मे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 4 जहां पे भी दिख रहा है आपको, अभी क्या बचा हुआ है, ये 4, तो ये भी कट हो गया ना। अभी आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो डी है और एक ई है, तो इन दोनों में 4 तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ठीक है, इसको अभी डाउट पे रखते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं, किसी विधेयक को रोक कर रखना, तो रोक कर रखना तो राष्ट्रपति के स्वयं के विवेक से ही होता है। हमने पिछला भी क्वेश्चन जो देखा था कुछ समय पहले, अभी इसी सेशन में, उसमें भी ये वाली चीज थी। तो रोक कर रखना उसकी शक्ति है, तो 6 तो आना ही चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तो ये भी राष्ट्रपति की मर्जी है कि हाँ मैं प्रधानमंत्री से बोल रहा हूं, तो ये हो गया 7, 7, 7, इसमें भी 7 है, ठीक है। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी सही बात है, पुनर्विचार हेतु भी राष्ट्रपति स्वयं के विवेक से ही कहेंगे, तो ये भी सही बात है। तो ये आ गया 3, 6, 7 और 8, 3, 6, 7 और 8, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शंस जाएंगे, किसी विधेयक पर आपत्ति जताना, किसी विधेयक को वापस भेजना, और आपके प्रधानमंत्री से जो राज्य में जिस तरीके के अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना, और फिर मंत्री परिषद के जो बिल है उसको पुनर्विचार के लिए भेजना। तो ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखो, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? देखो, गिलोटिन बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब किसी भी बिल को पास करना हो और समय बहुत कम हो। जैसे क्या होता है, आजकल जो संसद है ना, वो हो गया है कैमरा पोजिंग का, ठीक है। आजकल देखो कि संसद चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्या करते हैं, जो संसद है वो देख रहे हैं कि हाँ हम कैमरे पे आ रहे हैं, लगातार टीवी पर लाइव चल रहे हैं, तो हमको सिर्फ हंगामा करना है। उनको किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना है, किसी एक मुद्दे को लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे और उसी मुद्दे पर पूरे सदन का समय नष्ट करेंगे, ठीक है। तो सरकार को क्या होता है, सरकार को अगर शासन व्यवस्था अच्छे से चलानी है तो कुछ बिल्स जो हैं वो उनको पारित करने ही पड़ते हैं। तो जब अगर ओपोजिशन हंगामा कर रही है किसी भी मुद्दे पर जिस पर डिस्कशन सरकार भी चाह रही है और फिर भी नहीं कर रही है, तो क्या होता है
कि गिलोटिन लाया जाता है। गिलोटिन में बिना ही बहस के बहस को रोक दिया जाता है और तुरंत बिल को पारित किया जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ठीक है, तो जब भी इस तरह की बात होती है, हंगामा होता है, तो सरकार तुरंत गिलोटिन लाती है और तुरंत बिल पास हो जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्पीकर हमने देख लिया था। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में क्या सही है? एक्सटर्नल इमरजेंसी के विषय में क्या सही है? ठीक है, ये हमको देखना है। तो इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे इमरजेंसी के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, इमरजेंसी के क्या क्या प्रकार है वो हमको देखना है, पहले देख ही लेते हैं। इमरजेंसी बेसिकली 3 भागों में डिवाइड होती है। एक है नेशनल इमरजेंसी या एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल लो, एक होता है प्रेसिडेंट रूल, तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी है। अब देखते हैं तीनों के आर्टिकल क्या है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है इसका? अनुच्छेद क्या है? 352, 356 और 360। ठीक है, जब भी आपका ये नेशनल इमरजेंसी लगता है तो कितने महीनों के अंदर जो है ये बिल जो है वो पास हो जाना चाहिए और कौन सी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ये भी ध्यान का विषय है। तो कितने महीनों के अंदर पास होना चाहिए? ये है 1 मंथ। ठीक है, ये है 2 महीने, ये भी 2 महीने। ठीक है, कैसे बहुमत से पास होना चाहिए? ये है स्पेशल मेजोरिटी से। यहां पे आ जाएगा सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत से। यहां पे भी सामान्य बहुमत से, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी सामान्य बहुमत से। ठीक है, और इसको हटाया कैसे जा सकता है? इन दोनों को प्रेसिडेंट बोल देगा, हट गया तो हट गया। ठीक है, इसके पास एक और ऑप्शन होता है। प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन तो है ही नेशनल इमरजेंसी के लिए, प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन तो है ही, लेकिन इसके अलावा लोकसभा के अगर 1/10 मेंबर 14 दिन का नोटिस दे, उसके बाद इस पर बहस हो और सिंपल बहुमत से, है ना, सामान्य बहुमत से पारित हो सकता है। ये सिंपल बहुमत से पारित हो जाए तो ये रिवोक हो जाएगा। ये कैसे रिवोक हो जाएगा? यानी हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब देखते हैं सवाल पे आते हैं। या राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 2 माह के भीतर इस पर सांसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। नहीं, 1 माह के भीतर मिल जानी चाहिए। 1 माह के भीतर इस पर सांसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। सही बात है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिल जानी चाहिए। नहीं, विशेष बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए। सही बात है। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। हाँ। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। नहीं। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन की स्वीकृति ली जा सकती है। नहीं, लोकसभा से ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो कहाँ पे है आपका पहला ऑप्शन? देखो आपका पहला, ठीक है, पहला सब में है। उसके बाद फिर दूसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, चौथा नहीं होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए आपका। तो ये चौथा नहीं होना चाहिए, ये पांचवा होना चाहिए और आपका छठा होना चाहिए। तो ये आपका सी ऑप्शन 1 3 5 6। ठीक है, 1 3 5 6। तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा कि 352 आर्टिकल किस तरीके से लागू हो रहा है। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? अगेन मैंने कहा था ना, ये एकात्मक तत्व से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ के रखो। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली समझ गए क्या है? जो सेंटर को ज्यादा पावर दे दे, है ना, जो सेंटर को ज्यादा पावर दे दे
वो आपका क्या है, एकात्म शक्ति है। ठीक है, अब देखो इस पे किस तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहले ऐसे चीजों को देखते हैं जो हमने लास्ट वाले में देखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो ये तो देखा ही था हमने कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होने से सेंटर को ज्यादा पावर मिलता है। तो सबसे पहले से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, चौथा ऑप्शन जिसमें भी है देख लो, बाकी किसी में भी चौथा ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या मेहनत लगी, पिछला ही क्वेश्चन से सबक लेके हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर सीखा था तो वहां से आ गया। और देखो क्या है, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी सही बात है। अभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो गलत बात हो जाएगी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो केंद्रीकरण के खिलाफ है। ठीक है, और क्या, संवैधानिक संकट, जब इमरजेंसी आती है तो क्या होता है, सारे पावर जो है केंद्र सरकार के हाथ में आ जाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में देखा आपने कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। तो कोई भी इमरजेंसी आने के बाद केंद्र सरकार के हाथ में बहुत सारी शक्तियां आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब देखो लिखित संविधान होने से क्या हो जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों को एक सर्टेन जितना राइट दिया गया वो मिल रहा है। कठोर संविधान होने से क्या हो गया कि आप संविधान में बदलाव नहीं कर सकते केंद्र को जो सूट करे। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता से क्या है कि आप कुछ भी लॉ नहीं बना सकते, संविधान में जो लिखा है वही सर्वोच्च है। अब इसके बाद क्या, राज्यपाल की नियुक्ति तो देख लिए थे, ये भी देख लिए थे, एक न्यायालय सर्वोच्च। तो न्यायालय क्या करता है, आपका राज्य और केंद्र के बीच में जो भी शक्तियां है उसको सही से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी देखता है। तो इसलिए आपका क्या है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपका, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट, ये आपका सही ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा हमारा 2015 से लेकर 2017 तक का पूरा पॉलिटी का पीवाईक्यू। तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, 2012 से हमने स्टार्ट किया था और 2017 तक, मतलब 6 सालों के पीवाईक्यू का सार हमने देख लिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि कैसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेशली कुट वाले क्वेश्चन तो और ही आप आसान मानो, क्योंकि 1-2 चीजें आती है तो वहां से आंसर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आने वाली 2 क्लास में ये पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो। ठीक है, और जो भी हमारे सेशन से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच पाए। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज अकेले करने का मतलब नहीं है, अपने दोस्तों में भी बांटना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।